नमस्कार साथियों, यंग भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दुष्यंत राघव। साथियों, सत्य कथा के दूसरे एपिसोड में आज जिस व्यक्ति की बात मैं आपको बताने वाला हूं, जिस व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उस व्यक्ति ने आज से लगभग 15-16 वर्ष पूर्व एक दावा किया था। और दावा ये था कि वो अफ़गानिस्तान गया और अफ़गानिस्तान जाकर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत वापस लेकर के आया। और उसी दावे के आधार पर निर्देशक विनोद भानुशाली ने इस व्यक्ति पर फिल्म बनाने की घोषणा कर दी। और जैसे ही घोषणा के बाद उन्होंने इस फिल्म का पोस्टर जारी किया, समाज के एक तबके ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। समाज का ये तबका विरोध क्यों कर रहा है, ये मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस फिल्म के बारे में जान लीजिए कि ये फिल्म किस व्यक्ति पर बन रही है। साथियों, ये फिल्म बन रही है शेर सिंह राणा के ऊपर। और शेर सिंह राणा का किरदार इस फिल्म में निभा रहे हैं अभिनेता विद्युत जामवाल। अब आते हैं विवाद पर। तो विवाद ये है कि 25 जुलाई 2001 का वो दिन था, दिल्ली की बात है ये। और उस दिन दस्यु सुंदरी और बाद में इब्राहिम सिंह की कृपा से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या हो जाती है। और उस हत्या में नाम आता है शेर सिंह राणा का। कुछ लोग कहते हैं कि शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या इसलिए की क्योंकि फूलन देवी ने 1981 में बहमई कांड किया था। अधिकांश मीडिया का समूह ये कहता है कि बहमई गांव में जो नरसंहार हुआ था उसमें 22 लोग मारे गए थे, 22 ठाकुरों की हत्या हुई थी। और लेकिन बहमई मैं भी गया, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसको जा कर के देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में। मैंने जो देखा कि बहमई गाँव में 22 ठाकुर नहीं बल्कि 19 ठाकुरों की हत्या की गई थी। अन्य 3 लोग जो थे वो 2 धानुक थे और एक मुसलमान था, जो कि उस समय गांव में मजदूरी का काम कर रहे थे। ठाकुरों के साथ साथ में फूलन देवी ने उनको भी मौत के घाट उतार दिया था। तो लोग यही कहते हैं कि फूलन देवी ने जो नरसंहार बहमई में किया, उस नरसंहार का बदला 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने लिया। और इसलिए शेर सिंह राणा को फिल्म जगत के लोगों को महिमामंडित नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज का जब एक तबका इस बात को कहता है तो भूल जाता है कि अगर शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या की तो हत्यारी तो फूलन देवी भी थी। हत्यारे में फ़र्क नहीं किया जा सकता और सब समाज में ये कभी स्वीकार नहीं किया जाता। एक तरफ फूलन देवी ने 22 लोगों को मौत के घाट उतारा और उसके इतर अपने दस्यु के जीवन में एक रोमई कांड उसने किया, वहाँ पर 13 ठाकुरों को मारा और उसके अलावा पता नहीं कितने लोगों का अपहरण किया, कितने लोगों की हत्याएं की। तो जब फिल्म जगत के लोग उसको महिमामंडित कर सकते हैं तो फिर शेर सिंह राणा जिसने एक हत्या की, उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति फिल्म बना रहा है तो मैं नहीं समझता कि आपको उस पर आपत्ति उठानी चाहिए। और आपत्ति उठाएं तो आप दोनों फिल्मों पर उठाएं। खैर, फिर किसी भाग में इस विषय पर बात होगी, विस्तार से होगी। लेकिन अभी कहानी के मूल विषय पर लौटते हैं। फूलन देवी की हत्या के आरोप में 2001 में शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर एक दिन आता है 17 फरवरी 2004 का, जिस दिन उत्तराखंड पुलिस की 2 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल प्रशासन के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि आज हरिद्वार में शेर सिंह राणा की पेशी है, इसलिए शेर सिंह राणा को हमारे हवाले कर दिया जाए। सुबह के 6:55 का वो वक्त था। तिहाड़ जेल प्रशासन लगभग 20 मिनट में सारी कागजी कार्रवाई को पूरी करता है और उसके बाद में उत्तराखंड पुलिस की उस टीम के हवाले शेर सिंह राणा को कर देता है।
वो टीम शेर सिंह राणा को लेकर के वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं, मतलब 45 मिनट बाद, उत्तराखंड पुलिस की एक और टीम तिहाड़ जेल पर पहुंचती है और कहती है कि शेर सिंह राणा की आज पेशी होनी है, इसलिए शेर सिंह राणा को हमारे हवाले कर दिया जाए। जैसे ही तिहाड़ जेल प्रशासन उस बात को सुनता है, उसके होश फाख्ते हो जाते हैं, उसके होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है इस बात को कि जिस टीम के हवाले 7:15 पर हमने शेर सिंह राणा को किया है, वो टीम आखिरकार कहाँ से आई थी, कौन लोग थे वो, और वो टीम किसने भेजी थी। लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। शेर सिंह राणा फरार हो चुका था। अब दिल्ली पुलिस उसको खोजने के लिए तमाम जगह छापेमारी करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। फिर उसके बाद में तिहाड़ जेल से फरार होने के बाद में शेर सिंह राणा का एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था जो उसने तिहाड़ जेल में रहने के दौरान बनाया था। जी हाँ, वो लक्ष्य था अफगानिस्तान जाकर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लेकर के आना। और उसके बारे में सुना था उसने, अफगानिस्तान के जो कैदी तिहाड़ जेल में रहते थे उनके मुंह से वो अक्सर बताया करते थे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में मौजूद है और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास है। शेर सिंह राणा अपने लक्ष्य को लेकर के संजय गुप्ता नाम का एक पासपोर्ट बनवाते हैं, और पासपोर्ट बनवाने के बाद में कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश पहुंचते हैं। वहाँ एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं इंग्लिश ऑनर्स में, और लगभग 2-3 महीने तक अपने इस मिशन में जुटे रहते हैं जो कि उनको पूरा करना था। 2-3 महीने बाद शेर सिंह राणा बांग्लादेश से दुबई और दुबई से सीधे अफगानिस्तान पहुंचते हैं। लेकिन अफगानिस्तान पहुंचने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि आखिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि कहाँ पर है, क्योंकि अफगानिस्तान तो बहुत बड़ा देश है। और लगभग 2 महीने शेर सिंह राणा के ऐसी खोजबीन में निकल जाते हैं। तीसरे महीने में शेर सिंह राणा को पता पड़ता है कि पृथ्वीराज चौहान की समाधि गजनी शहर के पास में है, एक गांव में। और वो तुरंत उस गांव में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जो हाल वो देखते हैं, वो हाल उनके शब्दों में बहुत दर्दनाक था, क्योंकि जो व्यक्ति मोहम्मद गौरी की कब्र पर आता था, वो व्यक्ति, वहाँ का एक प्रचलन था कि वो पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर 4 जूते मार करके जब जाता था। जब इस वाक्य को देखते हैं, घटना को देखते हैं, तो मन ही मन ठान लेते हैं कि अब मुझे ज़्यादा देरी नहीं करनी और जल्दी से जल्दी मुझे समाधि को खोदना है और यहाँ से इसके अवशेषों को लेकर, मिट्टी को लेकर के भारत वापस जाना है। और उसके लिए वो लोकल ठेकेदार बन जाते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, और वहाँ के लोगों से कहते हैं कि मुझे समाधि का सौंदर्यीकरण कराना है, समाधि की मरम्मत करवानी है, इसलिए मुझे यहाँ पर काम करना है। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो वहाँ के प्रशासन को इन्फॉर्म करते हैं, और वहाँ का जो कलेक्टर होता है वो आता है और वो उनसे कहता है कि आपको सीधे यहाँ पर काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप जो धन इस समाधि, इस कब्र की मरम्मत में लगाना चाहते हैं, वो धन आप हमें दे दें, हम इसका सौंदर्यीकरण करा देंगे। और अगर आप धन नहीं देते तो आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि उनको पता है कि शेर सिंह राणा इंडियन है। उसके बाद में शेर सिंह राणा एक अजीब दुविधा में फंस जाते हैं कि आखिर इतनी जल्दी कैसे पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोदा जाए। और उसी रात वो एक प्लान के तहत एक लोकल व्यक्ति को अपने साथ लेते हैं, कुछ लालच उसको देते हैं
और रात में ही उस समाधि की खुदाई शुरू कर देते हैं। सबूत के रूप में वो 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पास रखते हैं, जो कि बाद में भारत की तमाम मीडिया उस वीडियो रिकॉर्डिंग को चलाती है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की समाधि को शेर सिंह राणा ने खोदा और वहाँ से मिट्टी को निकाला। समाधि खोदने के बाद, अवशेष लेने के बाद शेर सिंह राणा भारत वापस लौटते हैं, लेकिन उनको पता था कि ज़्यादा दिन तक वो बाहर नहीं रह पाएंगे। पृथ्वीराज चौहान की समाधि से अवशेष निकालने के बाद में, अस्थियां निकालने के बाद में शेर सिंह राणा भारत वापस लौटते हैं और वो कलकत्ता आते हैं। लेकिन उनको पता था कि दिल्ली पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, वो ज़्यादा दिन तक छुप नहीं पाएंगे और उसके लिए वो सबूत छोड़ने शुरू कर देते हैं। और आखिरकार उन सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस कोलकाता से शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लेती है और वापस तिहाड़ जेल में बंद कर देती है। उसके बाद में लगभग 8 साल बाद 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक निचली अदालत शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है और उसके बाद में शेर सिंह राणा उस सज़ा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं और 2016 में शेर सिंह राणा को जमानत मिल जाती है। और फिर 2018 में शेर सिंह राणा का विवाह मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक राणा प्रताप सिंह की पुत्री प्रतिमा राणा के साथ होता है। कहा जाता है कि शेर सिंह राणा के ससुर ने शेर सिंह राणा को 10 करोड़ रुपए की खदानें और 31 लाख रुपए नकद देने की बात कही, जिसे शेर सिंह राणा ने नहीं माना और कहा कि मैं अपना विवाह दहेज मुक्त करना चाहता हूँ, मैं कोई एक नया पैसा अपने विवाह में नहीं लूँगा। अभी शेर सिंह राणा का जो केस है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। शेर सिंह राणा जमानत पर बाहर है ही हैं और उनका जो काम है इस समय, वो पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव रहते हैं, तमाम तरह के सामाजिक कार्यक्रम चलाते हैं, करते हैं, पदयात्रा करते हैं और इसलिए शेर सिंह राणा को एक तबका हीरो मानता है और एक तबका हत्यारा मानता है। तो ये थी कहानी शेर सिंह राणा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, बताइएगा और अन्य जो कहानी आप सुनना चाहते हैं उन कहानियों से संबंधित विषय भी बताइएगा। उन विषय पर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको कहानी सुनाऊं। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार, धन्यवाद।